नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज हम आपके लिए लायक हैं आए हैं आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी की बुक। बहुत ही अच्छी बुक है। इससे जो है आज भली भांति परिचित होंगे। सारे क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी से यहीं से आने की संभावना रहती है। तो आज के लेक्चर में जो है इस बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ से आपकी हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। इससे जितने भी एमसीक्यू बनने की संभावना रहेगी आज हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। 200 से 250 क्वेश्चन पूरे होंगे। इससे ज़्यादा आगे आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपका वर्णमाला। वर्णमाला में पहला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सो ह ये जो है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तब इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, अघोष बोलते हैं। जिसमें सिर्फ श्वास का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे अघोष बोलते हैं। अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलते हैं अब अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? जवाब हो जाएगा फ शब्द जो है यह है आपका ओष्ठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, वाविल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वाविल को हिंदी में आपका स्वर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, स्वर इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है अकारांत कहते हैं। आकारांत और ईकारांत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसे जो है अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर नहीं है? इनमें जो है कौन स्वर नहीं है? तो आपका ब शब्द जो है यह आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? जवाब हो जाएगा आपका द वर्ड है, आपका घोष है। द वर्ड जो है यह आपका घोष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। ऑप्शन बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्णमाला किसे कहते हैं? हो जाएगा शब्दों के व्यवस्थित समूह को। कहीं शब्दों का समूह दिया रहे तो नहीं सही है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा को और ख शब्द जो है यह कंठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, कंठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ड ढ जो शब्द है यह आपका मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, क और ग जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा, हर वर्ग का पहला तीसरा जो है आपका अल्प प्राण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इसका जवाब हो जाएगा खो और ग जो है यह नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, म शब्द है जो यह एक घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन है जो व्यंजन नहीं है? ऊ जो है यह व्यंजन नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तो शब्द जो है वह ओष्ठ नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वर्णों की संख्या जो है 52 मानी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ईय शब्द जो है यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? 20वां प्रश्न। इसका जवाब हो जाएगा यह जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य कहलाते हैं। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? जवाब हो जाएगा आपका श्री शब्द जो है इसे मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहा जाता है? जवाब हो जाएगा दिल्ली शब्द जो है यह आपका द्वितीय व्यंजन है, क्योंकि आधा ल और पूरा ल 2 बार हुआ है तो दिल्ली बन गया है। सो ध्यान रखिएगा, बड़ा स, पिठफरवा स, छोटा स और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो जैसे पहले बताया गया, यह जो है आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन यहां से डी सही होता है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ। जवाब हो जाएगा यह जो है एक संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन आपका यहां से सी से होगा, क्या है? संयुक्त वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह भी क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा क के बाद छ आता है। ऑप्शन यहां से ए से होगा, क के बाद छ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? जवाब हो जाएगा आपका ज और ईय। ठीक है ना, आधा ज है फिर ईय है। ज के नीचे हलंत वाला देखिएगा, लगाइएगा, क्योंकि ज और ईय इस ए ऑप्शन में भी दिया गया, लेकिन हलंत वाला आपका सही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका स शब्द जो है यह आपका अघोष होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जवाब हो जाएगा कंठ। घ का उच्चारण जो है यह कंठ के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका जवाब है ज्ञ जो होता है यह जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ट शब्द जो है यह दंत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? 31 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका भ शब्द जो है ज और य से है, इस तरह से लिखा गया, यह जो है अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, छह वर्ण किसके योग से बनता है? तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क और सो से बनता है छ। यही पूछा गया था ना, छ शब्द जो है किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। तो क और पिठफरवा स मिलकर के छ बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब हो जाएगा कुल 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जवाब हो जाएगा ज शब्द जो है यह स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? जवाब है आपका घ शब्द जो है वह है आपका ट वर्ग का नहीं है।
अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो कुल 33 व्यंजन है। ऑप्शन बी, कितने व्यंजन है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। जवाब हो जाएगा आपका आ शब्द जो है यह पश्च स्वर है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अग्र स्वर, पश्च स्वर और जो है मध्य वाला स्वर, तीनों आप लोग देखकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खाड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को कैसे बनाया जाना चाहिए। जवाब हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। ऑप्शन यहाँ से बी यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है इनमें से। जवाब हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, निष्पृह। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। जैसे निसंदेश होता है, निसंदेह होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। जवाब हो जाएगा ये शब्द जो है यह है आपका स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसका जवाब होता है य और लव जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। जवाब हो जाएगा कंठ धन ओष्ठ होता है। वो शब्द जो है कंठ और ओष्ठ के सहयोग से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जवाब हो जाएगा आपका तालु से च और छ का उच्चारण होता है। ऑप्शन ए तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क गो ज फ ध्वनियां किसकी हैं। जवाब हो जाएगा ये सब ध्वनियां। देखिए उसके बाद जो है आपका हलंत लगा हुआ है बिंदी, तो यह जो है अरबी फारसी में सब उपयोग की जाती है। अरबी फारसी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें से। जवाब हो जाएगा चो छो जो झ जो है यह तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन बी, चो छो जो झ। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है इसमें से। जवाब हो जाएगा तो वर्ण जो है यह घोष नहीं है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में री स्वर्ग नहीं है पूछा गया है। तो आज शब्द जो है इसमें री स्वर नहीं है। बाकी कृपा में भी है, कृष्ण में भी और दृष्टि में भी री स्वर है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। जवाब हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ये सब जो है कंठोष्ठ वर्ण है। ऑप्शन डी कंठोष्ठ वर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। जवाब हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। ऑप्शन बी 52। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। जवाब हो जाएगा स्वर जो है दीर्घ स्वर भी होता है, हर्ष स्वर भी होता है और प्लुत स्वर भी होता है। जैसे प्लुत स्वर में ओम ये सब आता है। तो हो जाएगा जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैश्विक क्या है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ब वर्ण जो है यह दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नासिक सभी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखिएगा इतने शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाते हैं। जवाब हो जाएगा यह शब्द जो है यह अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं।
तो महाप्राण जो है हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है सभी वर्गों के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? जवाब हो जाएगा आपका च जो है यह अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन है? नहीं है। देखिए नहीं की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह जो है यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा क और ख जो है यह कंठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे या वर्णमाला किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स ध्वनि कौन सी है? बड़ा स की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह है तालव्य होती है। ऑप्शन बी तालव्य। नेक्स्ट 61 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका आ शब्द जो है यह ओष्ठ नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? इनमें से कौन सी ध्वनियां जो अल्प प्राण है? तो च, ज और इ यह जो है अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का मतलब जो है रंग होता है, जाति होती है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, कौन वर्ण घोष नहीं है इनमें से? सही जवाब है तो वर्ण है यह घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? जवाब हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा रिवाज में जो है री स्वर नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा तो वर्ण जो है यह दंत है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में भी क्रम से लगाने के लिए आता है। जवाब हो जाएगा पहले संतान आएगा, सब सकल आएगा, सब सक्षम आएगा, उसके बाद सचल आएगा। ऑप्शन यहां से डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दिया गया यहां पर, निम्न में से महाप्राण कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, थ शब्द जो है यह महाप्राण है। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अन व अह किस वर्ण के साथ आता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से हो जाता है, अ आता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? जवाब हो जाएगा क और सो से मिलकर छ बनता है। देखिए जितने भी संयुक्त व्यंजन है इनका पूछा जाएगा तो उसे आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका जवाब है
कलरव, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, कलरव। ऑप्शन सी सही है। 74 नंबर प्रश्न में अयोगवाह की बात की गई है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका विसर्ग को जो है अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन ए बन जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? जवाब है आपका मूर्धन्य है। ट वर्ग में जो है मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर दिया गया है हिंदी वर्णमाला में अंग और रह क्या है? तो ये जो है अयोगवाह कहलाते हैं। ऑप्शन यहां से सी से होगा, क्या अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दिया गया है व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जवाब हो जाएगा स जो है यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जय जो है स्पर्श संघर्षी है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका जवाब हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 6 का क्रम जो है क के बाद आता है, क्योंकि जो है क जो कि क और इस तरह से स मिलके 6 बनाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन तो ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के उच्चारण का स्थान क्या है? ए की बात हो रही है तो हो जाता है कंठ तालव्य। ऑप्शन डी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन बी हस जो है यह अंतस्थ व्यंजन नहीं आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से? इसका जवाब है स जो है यह अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियां कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा च छ जो झ जो है तालव्य होते हैं। च वर्ग के जो भी होते हैं यह तालव्य होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? जवाब हो जाएगा पहला तीसरा पांचवा होती है ना, तो है त वर्ग का पहला, तो यह जो है अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ऐसे व्यंजन को बताना है जो स्पर्शी भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है। जवाब हो जाएगा थ है। ऑप्शन सी थ। अगला प्रश्न है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा भ। ऑप्शन ए भ हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर की बात हो रही है। यही जवाब हो जाएगा आपका ई। ई जो है समृद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? जवाब है आपका मूर्धन्य की बात किया जाता है टो ठो डो ढो, यह जो है मूर्धन्य है, यानी ट वर्ग की ध्वनियां है वह मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी की ब ध्वनि कैसी है? तो यह जो प वर्ग के अंतर्गत आती है ना, तो यह आपका ओष्ठ है। ऑप्शन बी ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी त जो है यह दंत ध्वनि है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? जवाब हो जाएगा आपका ई स्वर जो है यह समवृत्त स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? जवाब है आपका वह शब्द जो है यह आपका दंतोष्ठ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? जवाब हो जाएगा ट ठ ड ढ जो है मूर्धन्य ध्वनियों का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? जवाब हो जाएगा तालव्य है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? जवाब हो जाएगा ल जो है यह पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स शब्द जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहां पर, य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है यह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन यहां से सी से रहेगा, क्या है? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका य शब्द जो है यह अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका फ शब्द जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? जवाब है ऑप्शन सी, ल जो है यह पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? जवाब हो जाएगा यह जो है आपका अग जो है विवृत स्वर है। ऑप्शन यहां से माफ कीजिएगा, यह जो है पस्त संयुक्त स्वर है, पस्त संयुक्त है। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह जो है दंतोष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है, दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, ज जो है अल्प प्राण है, ना कि महाप्राण। अगला प्रश्न है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? जवाब हो जाएगा आपका ए शब्द जो है वह कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ह जो है वह संघर्षी व्यंजन होता है। स ह संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जवाब हो जाएगा ज शब्द जो है यह स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जवाब होगा निस्पृह जो है यह विसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? जवाब हो जाएगा च वर्ग के होते हैं, यह तालव्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, तो जो है यह घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? जवाब हो जाएगा आज में जो है री स्वर नहीं है। ऑप्शन डी। तो यहां से जो है वर्णमाला के संभावित सभी प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप इतना देख लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न आपको वर्णमाला से आता है तो यहीं से मिलेगा। अब आते हैं विराम चिन्ह पर। 1 से 2 प्रश्न यहां से भी आने की संभावना है, तो इसे भी हम लोग देखते हैं।
विराम चिन्ह में पहला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? जवाब हो जाएगा सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें जो है उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक होता ही है जहां हाइफन लगाते हैं, निर्देशक होता है जहां हाइफन लगाते हैं। लाघव होता है, जैसे डॉक्टर लिखने के लिए डा लिख के सुन्ना लिखते हैं, डॉक्टर और लाघव होगा। विवरण के लिए ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब इसका विवरण लिखा गया, ऐसे 2 डैश लगा देते हैं। लेकिन उपदेशक शब्द कोई नहीं होता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ली, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो है पूर्ण विराम लगाते हैं। जहां जो है शब्द समाप्त हो जाता है, कहने का मतलब है वहां जो है पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? जवाब आ जाएगा संयोजक चिन्ह। ठीक है ना, क्या होता है? संयोजक चिन्ह। अगला प्रश्न दिया गया है, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम मतलब होता ही है आपका ठहरना या रुकना। ऑप्शन यहां से बी सही होता है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? जवाब है आपका, इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं विराम चिन्ह। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा विराम चिन्हों की कुल संख्या जो है 20 है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अल्प विराम को पहचानना है, इसमें से कौन सा जो अल्प विराम है? तो अल्प विराम जहां कामा लगा होता है वो अल्प विराम कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष राहुल राजा शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो हो जाएगा आपका जो अल्प विराम लगाया जाएगा। कहाँ? आशीष के बाद अल्प विराम लगाएगा, फिर राहुल के बाद लगाएगा, राजा के बाद लगाएगा, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो यहां भी आपका जो है अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सप्रेशन भी दिया गया, जहां 2 से अधिक वाक्य आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, उसके बाद कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस तरह से होता है। अगला प्रश्न है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें भी जो है आपका अल्प विराम लगेगा। ठीक है ना, अल्प विराम लगेगा, किंतु परंतु जहां दिया जाता है अल्प विराम लगाता है, यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकारण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें भी जो है आपका अल्प विराम लगता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम लगता है? जवाब है आपका वहां जो है अल्प विराम लगता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जवाब है आपका ऑप्शन ए अल्प विराम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम क्या लगेगा? तो जो है वहां पर अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन यहां से ए सही है, क्या है? अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें भी आपका अल्प विराम लगेगा। कहाँ? जाना है के बाद लग जाएगा, जाना है, यहाँ अल्प विराम लगा तो जल्दी जाओ। ऑप्शन यहां से
ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो इसमें भी जो है आपका अल्प विराम लगेगा, यहां से अल्प विराम लगेगा, माँ के बाद माँ, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद मेरा उचित कल्याण करो। जहां हम थोड़ी देर रुकते हैं वहां अल्प विराम लगता है, बहुत जो है कम समय के लिए। अगला प्रश्न है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तब वहां जो है अर्ध विराम लगता है। ऑप्शन बी सही है, अर्ध विराम वहां लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वहां पर जो है अर्ध विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां भी आपका अर्ध विराम लगता है, ऑप्शन डी हो जाएगा अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है? जवाब है किसी वाक्य के अंत में जो है पूर्ण विराम लगाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका छंदों की चरण की समाप्ति पर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन यहां से डी सही है, क्योंकि वहां जो है अल्प विराम लगता है। तुम कब जाओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। तो यहां पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तुम कब जाओगे, तो यहां जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जवाब हो जाएगा इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो है देखिए एक कामा हर इधर से और एक कामा इधर से लगा है, यानी किसी का वक्तव्य बताया जाता है तो ऐसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयोजक चिन्ह जिसे हाइफन बोलते हैं किसे अन्य नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? जवाब हो जाएगा इसे जो है समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका यहां पर जो है वर्गाकार कोष्ठक लगाया जाता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। विवरण चिन्ह की पहचान करें, इसमें बताना है आपको विवरण चिन्ह कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस तरह से विवरण चिन्ह लगाया जाता है, यानी दो बिंदी हो जाती है उसके बाद एक हाइफन लगा दिया जाता है, यह जो है आपका विवरण चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह किसे को पहचानिए। जवाब हो जाएगा आपका डबल इन्वर्टेड कामा या जीरो, यह जो है पुनरुक्ति वाला डबल इन्वर्टेड कामा है और जो है लाघव जीरो होता है। देखिए पुनरुक्ति मतलब कोई चीज ऊपर लिखा गया है उसी को नीचे लिखना है, तो हम लोग जैसे डबल डबल कामा लगा देते हैं, यह पुनरुक्त हो जाता है। और लाघव आपको बताइए, जैसे डॉक्टर हो गया तो डा लिख के सुनना लिख देते हैं, डॉक्टर हो जाता है, यह जो है लाघव चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, पाद चिन्ह श्री कमला माफिए कमता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है, यानी पाद चिन्ह को क्या बताया है? तो उसे जो है रेखा बताया है। ऑप्शन यहां से ए रहेगा, रेखा बताया है। हंस पद किस विराम एक और नाम है, यानी किस विराम चिन्ह को हंस पद कहा जाता है? जवाब हो जाएगा पूर्ण विराम को जो है हंस पद भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुल्यता सूचक चिन्ह की पहचान करना है। जवाब हो जाएगा आपका बराबर, जिसे लगाते हैं या तुल्यता होता है, यानी तुलना किया जाता है।
ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पाद बिंदु पद चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी पाद बिंदु कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करें, यानी कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वहां क्या लगाया जाता है? जवाब हो जाएगा जीरो लगाकर जो है दोनों तरफ जो है डैश डैश या बराबर जो है 3 बार डैश डैश कर दिया जाता है, समाप्त सूचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शब्द में ए स्वर नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैदिक शब्द में जो है ए स्वर नहीं आता है। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है किसी बड़े अंश या संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सही विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन से हैं? जवाब हो जाएगा आपका छी, उसके बाद जो है तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास से बने शब्दों में जो है योजक चिन्ह नहीं लगता है, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा उसके लिए जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह दोनों के दोनों 2 चैप्टर एक साथ कवर कर लिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।